अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम निमिशा सैयद, योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutoria.pk। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट्स आप हमेशा याद रखेंगे कि आपका जो मैटर है, आप खुद, हम जिन भी मैटर से, मटेरियल पार्टिकल से कंपोज्ड हैं स्टूडेंट्स, वो एक फंडामेंटल एंटिटी पे बेस्ड हैं। वो फंडामेंटल एंटिटी ऐसी है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था डेमोक्राइटस। उन्होंने स्टूडेंट्स ये आपके पास कॉन्सेप्ट दिया था कि हम एक ऐसी एंटिटी से मिलके बने हैं, या ये पूरा यूनिवर्स एक ऐसी एंटिटी से मिलके बना है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि वो इनडिविजिबल है, जिसे स्टूडेंट्स हम आजकल के ज़माने में एटम कहते हैं। फिर स्टूडेंट्स आपके पास जॉन डाल्टन आए, जिन्होंने स्टूडेंट्स आपके पास एटम को एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बोला। उन्होंने स्टूडेंट्स आपके पास एटम को रेफर किया कि ये वो मैटर का हिस्सा है, या ये ऐसे मैटर, हमारा ऐसे पार्टिकल से कंपोज्ड है जो कि स्टूडेंट्स दैट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। देन स्टूडेंट्स हमने एटम को बताया कि एटम क्या होता है। एटम इज कंपोज्ड ऑफ स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स, जो कि स्टूडेंट्स अपने सेंटर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स जैसे हमारा प्लानिटरी सिस्टम है। यानी कि स्टूडेंट्स एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, जिसके इर्द गिर्द आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं अपनी डेजिग्नेटेड शेल्स के अंदर। देन स्टूडेंट्स आपके पास जे बर्जिलियस थे, जिन्होंने मुख्तलिफ एटॉमिक मैसेज डिफरेंट एलिमेंट्स को असाइन किए। एविडेंस ऑफ एटम हमारे पास स्टूडेंट्स ये कहता है कि हम एटम को देख सकते हैं एक्सरे एनालिसिस के थ्रू, यानी कि स्टूडेंट्स एक ऐसा पार्ट ऑफ रेडिएशन यूज़ करके जिसके थ्रू हमारे पास एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स विजिबल हो सकें। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आपके पास एटम क्या होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है। मॉलिक्यूल्स मिलके स्टूडेंट्स आपके पास एक केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं। स्टूडेंट्स ये मॉलिक्यूल्स या एटम से हम और हमारी यूनिवर्स, यानी कि हमारी सराउंडिंग्स सारी सराउंडेड हैं, यानी कि इनसे ही कंपोज्ड हैं। स्टूडेंट्स आप मॉलिक्यूल को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, आपके पास आ जाता है वाटर मॉलिक्यूल, जैसे स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है ऑक्सीजन, जिसको हम रिस्पायर कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास एक आयन क्या होता है। स्टूडेंट्स आपका जो एटम होता है उसमें से अगर मैं आउटरमोस्ट शेल निकाल दूं तो वो एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा, जबकि स्टूडेंट्स अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल के अंदर किसी भी एटम की, किसी भी न्यूट्रल एटम की ऐड कर दूं तो स्टूडेंट्स वो एक नेगेटिव एंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको मैं कहूँगी एनायन। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास आयन पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये एटम्स मैस कैसे पोजेस करते हैं, या स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हम एटम के मैस को डेफिनेट यूनिट्स के साथ डील कर रहे होते हैं, यानी कि उनको डेफिनेट यूनिट्स में स्टडी कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे किसी सब्सटेंस का मैस हम किलोग्राम्स या ग्राम्स में देख रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, द मास ऑफ एन एटम और एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। यानी कि स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं, हम एटॉमिक मैसेज ऐसे साइन करते हैं कि स्टूडेंट्स वो कितने ज़्यादा हैवी हैं एज कंपेयर टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। फर्दर एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास एक एटम अपनी डिफरेंट स्टेट्स में प्रेजेंट हो तो स्टूडेंट्स उन स्टेट्स को हम कहते हैं आइसोटोप्स। लेकिन स्टूडेंट्स जब मैं बात कर रही हूँ आइसोटोप्स की, तो आई डेफिनेटली मीन कि आपके पास एक एटम ऑफ एन एलिमेंट अपनी ही डिफरेंट स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि स्टूडेंट्स उसका एटॉमिक नंबर तो सेम है, उन स्टेट्स का एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन एटॉमिक मैसेज उनके डिफरेंट हैं। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। यानी कि स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन अपनी 3 आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, हम आइसोटोप्स के साथ जब डील करते हैं स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा आपके पास एक एटम अपनी जब डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, यानी कि अपने एक एलिमेंट अपने डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, यानी कि हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मैसेज, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो एटॉमिक मैस होता है वो तीनों की एवरेज होती है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास तीनों का जो फ्रैक्शनल एवरेज होता है वो आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मैस होता है। लेकिन स्टूडेंट्स हम कैसे ये पता लगाते हैं कि आपके पास कौन सी स्टेट, कौन सा आइसोटोप एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में, कितना ज़्यादा अबंडेंट है आपकी अर्थ क्रस्ट में या यूनिवर्स में? उसका तरीका है स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री स्टूडेंट्स एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है जो आपको बता रही होती है एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। अब स्टूडेंट्स इसमें आप करते क्या हैं कि आपने एक सैम्पल लिया है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपने लिया है नियॉन का सैम्पल, उसके अंदर नियॉन के तीनों आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं और आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपके पास कौन सा आइसोटोप
कितना ज़्यादा अबंडेंट है। आप उसको लेते हैं, उस सैंपल को वेपराइज करते हैं, वेपराइज करने के बाद स्टूडेंट्स आप उसको आयनाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम उसके ऊपर, यानी कि स्टूडेंट्स आप उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है वो आप फोकस करवाते हैं, वो अपने आयंस में कन्वर्ट होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हाई वोल्टेज में एक्सेलरेट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशो स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास जो तीनों आइसोटोप्स हैं वो अलग अलग सिग्नल्स की फॉर्म में कलेक्ट हो रहे होते हैं आयन डिटेक्टर या आयन कलेक्टर के ऊपर, जिसको स्टूडेंट्स आप इलेक्ट्रोमीटर भी कह रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास हर सिग्नल है वो एक पीक जनरेट करता है, क्योंकि आपके पास हर सिग्नल करंट जनरेट कर रहा है। जो सिग्नल जितना ज़्यादा पावरफुल होगा वो उतनी लंबी पीक जनरेट कर रहा होगा, यानी कि आपके पास वो पर्टिकुलर आइसोटोप उतना ज़्यादा अबंडेंट होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि आप एक कंपाउंड का केमिकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट की कंपोजिशन देख सकते हैं पूरे कंपाउंड के अंदर, यानी कि स्टूडेंट्स अगर मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मैग्नीशियम अपने कंपाउंड के अंदर, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर कितनी क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, तो स्टूडेंट्स उसको मैं परसेंटेज कंपोजिशन के फॉर्मूला के थ्रू चेक कर सकती हूँ। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन है, रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड एक्सप्रेस्ड एज कंपोजिशन। देन स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या डिफरेंस है, और स्टूडेंट्स आप कैसे एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से कैलकुलेट कर सकते हैं कंबशन एनालिसिस के थ्रू। एम्पिरिकल फार्मूला स्टूडेंट्स आपके पास होती है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि स्टूडेंट्स आप ग्लूकोज के लिए देख सकते हैं। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो आपको बता रहा होता है कि एक्चुअली कितने नंबर ऑफ एटम्स एक एलिमेंट के पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप ग्लूकोज की केस में देख सकते हैं कि C6H12O6 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला वाइल CH2O इज द एम्पिरिकल फार्मूला। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हम इस एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ कैसे पहुंच सकते हैं, और हम ये भी स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि हम कैसे ये जान सकते हैं कि आपके पास कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्वांटिटीज आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं थ्रू क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एग्जांपल है यहाँ पे वो है कंबशन एनालिसिस की। कंबशन एनालिसिस में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि कंबस्ट करते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो कि स्टूडेंट्स कंबस्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जनरेट कर रहा होता है। अब स्टूडेंट्स वो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जो अमाउंट जनरेट हो रही होती है उसके थ्रू हम एनालाइज कर रहे होते हैं कि आपके पास कितनी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कितनी अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। देन स्टूडेंट उसके थ्रू आप क्या करते हैं कि आप कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या mass of carbon atoms, mass of hydrogen atom present in a organic compound। देन स्टूडेंट्स उसके थ्रू आप क्या करते हैं, कैलकुलेशंस के थ्रू आप रेफर करते हैं उसको ऑक्सीजन से, यानी कि आप परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऐड करके उसमें से 100 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास ऑक्सीजन के लिए परसेंटेज आ जाती है, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने के बाद स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला एंड कॉन्स्टिट्यूटिवली स्टूडेंट्स आप कंसेक्टिवली मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हमने चैप्टर में फर्दर डिस्कस किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं कि आप एटम्स के थ्रू केमिकल रिएक्शंस के अंदर कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं, या आप एक केमिकल इक्वेशन के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर एक एटम को किन क्वांटिटीज़ के अंदर डील कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स मोल्स के अंदर डील कर रहे होते हैं। आप स्टूडेंट्स मोल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड एज मोल। यानी कि स्टूडेंट्स मैं अगर कहूँ कि एक मोल ऑफ ऑक्सीजन है तो आई मीन कि इट इज 16 ग्राम ऑफ इट, 16 ग्राम ऑफ इट जितना स्टूडेंट्स आपके पास जो एक मॉलिक्यूल है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास एक एटम का मास अगर 16 ग्राम्स है तो इट मीन्स कि इट इज इट्स 1 मोल। यानी कि इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, अगर वो 32 ग्राम्स का मास पोजेस कर रहा है इट मीन्स इट इज़ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसी तरह स्टूडेंट्स आप वाटर मॉलिक्यूल के लिए जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला मास का टर्म यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर मास का टर्म यूज़ नहीं करते, क्योंकि आपके पास आयनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि मिलके फॉर्मूला यूनिट्स बना रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये पर्टिकुलर रीजन थी। अब स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास 1 मोल या 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ एन एनी एटम और अ मॉलिक्यूल और फॉर्मूला मास ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड सिमिलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पोजेस करता है बाय स्टैंडर्ड। बिल्कुल इसी तरह जैसे स्टूडेंट्स आपके पास 1 डजन में 12 बनानास होते हैं, बिल्कुल इसी तरह 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड में आपके पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जबकि ये पार्टिकल्स स्टूडेंट्स आपके पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम पोजेस कर रहे होते हैं, जिसको स्टूडेंट्स आप कहते हैं मोलर वॉल्यूम।
आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, फर्दर आप मोल कैलकुलेशंस अपने सामने देख सकते हैं, जहां पे स्टूडेंट्स मैं पर्टिकुलरली डिस्कस करूंगी कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम्स ऑफ मास पोजेस करती है, विच देन कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ अबाउट 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट STP। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसी बेस पे हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, और हम जब लार्जर बेसिस पे हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो स्टोइकियोमेट्री कैसे उससे रिलेट कर रही होती है। स्टूडेंट्स, आपको स्टोइकियोमेट्री पर्टिकुलरली बता रही होती है कि कितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके पोटेंशियली कितना प्रोडक्ट जनरेट कर रहा होता है। यानी कि स्टूडेंट्स ये एक तरह का क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दे रही होती है आपको एक रिएक्शन के बारे में। इसी तरह स्टूडेंट्स आप इसी बेस पे पेपर पे यील्ड आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितनी यील्ड एक प्रॉपरली इतने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से जनरेट होगी एक पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड की, यानी कि आप यील्ड्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स। स्टोइकियोमेट्री को डिफाइन करते हैं स्टडी ऑफ रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेस इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्री। इसकी एग्जांपल में स्टूडेंट्स आपके सामने एक एग्जांपल है जिसमें आपके पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ टू जनरेट 2 मोल्स ऑफ वाटर। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिएक्टिंग विद 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन टू जनरेट 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप मोलर कैलकुलेशंस को कैसे बड़े लेवल पे ला सकते हैं, यानी कि आप यील्ड्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स, आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है तो स्टूडेंट्स आपके पास एक रिएक्शन उस टाइम पे स्टॉप होता है जब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आपके पास खत्म हो जाती है, और वो रिएक्टेंट स्टूडेंट्स जो कंज्यूम हो जाता है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिफाइन करते हैं द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। कॉन्वर्सली जो रह जाए उसे हम एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने फिगर में देख सकते हैं कि आपके पास जो रिएक्टेंट ए है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है पिक्चर बी में। देन स्टूडेंट्स हम चलते हैं कि आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जनरेट कर रहा होता है आपकी लैब्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं यील्ड। अब स्टूडेंट्स आपके पास यील्ड थ्योरेटिकल भी हो सकती है जो कि हम ऑन पेपर करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि इतनी अमाउंट जनरेट होगी। यील्ड आपके पास एक्चुअल भी हो सकती है। एक्चुअल यील्ड को डिफाइन करते हैं जो आपकी लैब्स में जनरेट हो रही होती है, द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन योर लैब इज कॉल्ड एज एक्चुअल यील्ड। और स्टूडेंट थ्योरेटिकल यील्ड वो होती है जो आप पेपर वर्क के थ्रू ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम अ सिंपल बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। स्टूडेंट्स आपके पास जो परसेंटेज यील्ड होती है वो इन दोनों की परसेंटेज होती है, वो आपको पर्टिकुलरली बता रही होती है कि आपका रिएक्शन कितना सक्सेसफुल गया है। अब स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होगी थ्योरेटिकल यील्ड से। परसेंटेज यील्ड वुड ऑलवेज बी लेस देन दैट ऑफ 100%। रीजन क्या होती है? साइड वाइज रिएक्शंस होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, मैकेनिकल लॉसेज होते हैं, एंड पर्सनल एरर्स लीड टू द लेस यील्ड ऑफ दैट ऑफ एक्चुअल यील्ड एज कम्पेयर टू दैट ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हमारे सामने एक मोल मैप है जिसके थ्रू आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, आप कन्वर्जन कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स की नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की नंबर ऑफ मोल्स के अंदर। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं मुख्तलिफ इंटर कन्वर्जन ऑफ फार्मूलाज के थ्रू। So students, that's all for the summary of chapter number 1, that is basic concept. Students, this is your on-screen chemistry instructor Rimsha sir signing off from tutoria.pk. I hope कि आपको ये summary बहुत अच्छे से समझ आई होगी। Inshallah we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.